हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मंथली मैगजीन। गाइस, हमारा पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी सेक्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है। नहीं देखा है वीडियो, चेक कर लो जाकर। आज हम सिक्योरिटी पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ध्यान से सुनने हैं इसके। देखो, पहला जो आर्टिकल है वो बात करेगा डिस्टर्बेंस इन नेबरिंग नेशंस एंड इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो समझते हैं आज इसके बारे में। देखो, रिसेंटली क्या होता है, गन फाइट हो रही है म्यांमार आर्मी में और प्रो डेमोक्रेसी मिलिशियाज में। ठीक है, 1500 लोग जिसकी वजह से मिजोरम के चंपाई डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि देखो मुसीबत तो जो आपके नेबर में अगर मुसीबत आएगी ना गाइस, तो आपको भी डेफिनेटली उसका हिस्सा बनना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। अब ये मिजोरम के चंपाई डिस्ट्रिक्ट में रिफ्यूजी जो आ गए हैं वो 1500 लोग आ गए हैं। कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, क्या रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हम देखते हैं एथिकल डायलेमास में अभी। देखो, अब ये ना क्वेश्चन आ सकता है कि चंपाई डिस्ट्रिक्ट, ध्यान से सुनना, जो ये चंपाई डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से शहर का है, तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये मिजोरम के अंदर है। बहुत पूछता है यूपीएससी ये वाले क्वेश्चंस भी, कौन से वाला स्टेट, आपको पता ही नहीं चलेगा चंपाई कहाँ पर है। तो अगर न्यूज में आ गया है तो मतलब आपके लिए तैयारी का है कि आप ये वर्ड याद रखना है। अब सबसे पहले ये समझो कि एथिकल डायलेमा क्या होता है रिफ्यूजीज के साथ, इलीगल माइग्रेंट्स के साथ। आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं पहले कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए रिफ्यूजीज को। क्यों कर लेना चाहिए, उसके पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ माइग्रेंट, क्योंकि देखो माइग्रेंट का भी राइट है ना, विच मस्ट बी गारंटेड बाय ऑल कंट्रीज। एक प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट गेन सिग्निफिकेंस, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टेट प्रोहिबिट कहा जाता है कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी, ट्रांसफ़र करना, रिमूव करना किसी इंडिविजुअल को। अगर उसको उसके रिटर्न पे जाने पर कोई समस्या हो सकती है, कोई रिस्क हो सकता है, तो उसको अपने पास ही रखो आप। तो एक प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट आपको फुलफिल करना है। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी तो आ जाता है, इंसानियत वाली बात, कि रिस्पेक्टेबल है हर ह्यूमन कम्युनिटी। वल्नरेबल सेक्शन अगर उनका कुछ हालात हो गए हैं तो आपको असिस्टेंस देनी पड़ेगी। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप की बात अगर की जाए कि हम सभी एक तरह से अगर अपनी कंट्री के सिटीजन है, तो ग्लोबल सिटीजनशिप भी हमें कॉन्सेप्ट है जो नेशनल बाउंड्रीज से परे है, जिसमें आपको इंटरकनेक्टेड ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहना है, तो आपको उनको भी रखना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द एथिकल डायलेमास कम अंडर व्हेनेवर वी आर एक्सेप्टिंग और वी आर नॉट एक्सेप्टिंग रिफ्यूजीज, तो क्या क्या आता है। तो ये सारे पॉइंट थे एक्सेप्टेंस वाले, कि कब कब किन किन पॉइंट्स की वजह से ऐसा क्या लगता है जो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, ह्यूमैनिटेरियनिज्म का रीजन है, एक ग्लोबल सिटीजनशिप है। फिर नेक्स्ट पॉइंटर आता है कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है जो रिफ्यूजीज के लिए कह रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं करना, अगेंस्ट क्या जा रहा है। कह रहे देखो, अगर आपने रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करा ना, तो सबसे बड़ी समस्या होगी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाएगी। आपने अगर इनको क्योंकि क्या होता है, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ना, ये बड़े वल्नरेबल हैं। इनको फटाफट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ हायर कर लेते हैं, रिक्रूट करके ले जाती हैं। इनको भी लगता है हाँ भाई हमें यहाँ से पैसा मिलेगा, हमारी वैसी भी आइडेंटिटी क्राइसिस में, चलो जी इन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपके लिए देखो, आपने तो उनको असिस्टेंस दी, ठीक है, असाइलम दिया, और वो आपके साथ आपके अगेंस्ट काम करने लग गए। फिर गवर्नेंस चैलेंज ये होता है कि इनको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, कैसे इनको सिटीजनशिप तो दे नहीं पाओगे आप, फिर कैसे इनको इंटीग्रेट करके रखोगे। फिर रिसोर्स की समस्या, आपके अपने ही रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ रहे डोमेस्टिक सिटीजन्स के लिए ही, फिर आप कैसे, इकोनॉमी पे स्ट्रेन भी रहेगा, क्योंकि हाउसिंग का खर्चा, नया एजुकेशन का खर्चा, हेल्थ केयर का खर्चा, खर्चे ही खर्चे, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ना लोग, आप जो कंट्रीज हैं वो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा, वो एक कंडीशन उनके लिए होती है कि हम क्यों एक्सेप्ट करें। समझ रहे हो, दोनों बातें ही हैं। देखो, दोनों ही बातों में बहुत बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली एक एथिकल डायलेमा एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको पॉइंटर से भी समझ आया होगा। अब आप चलिए, ये देखो समझ गए ये वाला पॉइंट, 1500 लोग हमारे चंपाई डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में आ गए हैं। अब सिविल वॉर क्या होती है, जब कंट्री के अंदर ही जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं। एक म्यांमार की आर्मी है, एक आपके प्रो डेमोक्रेसी मिलिशियाज हैं। एक लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी लेकर आओ, एक कह रहे हैं मिलिट्री चलेगी। अब ये समस्या आई कहाँ से, देखो म्यांमार में ना अनस्टेबिलिटी, मिलिट्री कूप जब लगा था फरवरी 2021 में, तभी से समस्या शुरू हो गई थी। जहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो नोबेल लॉरेट थी ऑन्ग सैन सुई, आपने देखा होगा उनको, जब से उनकी सीट गई है तब से ये समस्या सारी की सारी क्रिएट हो गई है।
ठीक है। फिर रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि ऑनगोइंग एक अनरेस्ट हो गया, म्यांमार आर्मी का रूलिंग जो मिलिट्री जनता है एंड प्रो डेमोक्रेसी मिलिशियाज का जो ब्रदरहुड अलायंस के साथ चल रही है। अब ब्रदरहुड अलायंस क्या है, इसमें 3 एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, टैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी, एक एकन आर्मी है। ये तीनों ने एक ब्रदरहुड अलायंस बनाया, उनका लड़ाई आपके म्यांमार आर्मी से चल रही है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब सिविल वॉर है एक तरह से। अब अटैक वाज फॉलोड बाय मेजर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। 3 ग्रुप्स हैं, वो कई सारे ग्रुप चला रहे हैं उसको, ऑपरेशन 1027 इनको बोला हुआ है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा ऑपरेशन 1027 क्या था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है गाइस, ऑपरेशन 1027 क्या था। तो ऑपरेशन 1027 बेसिकली जो 3 ग्रुप्स हैं, एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जिन्होंने ब्रदरहुड अलायंस बनाया, उनके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस का बोलना है कि भाई यहाँ पे 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए फॉलोइंग द करंट हॉस्टिलिटी। आप सोचो अब कहाँ जाएंगे 2 लाख लोग। 1500 आपको मैंने बता दिया मिजोरम में आ गए हैं। फिर इंडिया का स्टैंड है कि भाई इंडिया बोल रहा है कि आप इसको रोको, हॉस्टिलिटीज को, डायलॉग करो आपस में, और इसको सॉल्व आउट करो, इसको एड्रेस करो इंसर्जेंसीज को। तो रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से देखो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पर डायरेक्ट असर आना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि देखो इंडिया का जो नेबरहुड है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक समझो पहले। हमारा जो नेबरहुड है बहुत डाइवर्सिटी है, कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से असिमेट्री है। इंडिया एंड चाइना बहुत लार्जर पॉपुलेशन है, साइज में भी अलग अलग है हम सारे के सारे। डेमोक्रेसी कुछ जगहों पर तो है, ऐसे इंडिया में है, लेकिन कई इंडिया के जो नेशन है, पाकिस्तान में नियम है, अफगानिस्तान में नहीं है, म्यांमार में मिलिट्री junta लगा हुआ है, इतना ज्यादा है प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी नहीं है कई कई सारे नेशंस में। फिर लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटीज है नहीं, कॉमनैलिटी है नहीं, तो लीस्ट आपके इंटीग्रेट क्यों होंगे, फिर किस बेसिस पर होंगे। और दूसरी चीज है, इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा एक्सटर्नल पावर्स का इन रीजन्स में। इसी वजह से इंडिया और इंडिया के नेबर जो है उनकी एक सिमिट्री में नहीं है ना, देखो रिलेशनशिप, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज्यादा। तो ये क्राइसिस है। फिर ये कह रहा है कि अगर डिस्टरबेंस इंडिया के नेबरहुड में रहेगी तो उसका असर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे कैसे पड़ेगा। तो कह रहा है सबसे बड़ी समस्या होगी इलीगल एंड इन्फ्लक्स होगा, रिफ्यूजीज का बार बार आना होगा लोकल पॉपुलेशन के अंदर, और वो अल्टीमेटली अनरेस्ट करेगा। अभी हम कुकी ट्राइब्स और मिती ट्राइब्स से ही परेशान थे, अब मणिपुर क्राइसिस से परेशान थे, अब मिजोरम में भी कुछ भी हो सकता है ना, यू नेवर नो, वहां पे वैसे ही इतना ज्यादा सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन, एक्सट्रीमिस्ट स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, नारकोटिक्स की, वेपन्स की। माइग्रेशन जब बांग्लादेश से 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान हुआ था, दौरान हुआ, अब एथनिक क्लैशेस हो गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। रोहिंग्या क्राइसिस से हम पहले ही परेशान हो चुके हैं म्यांमार में। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्राइसिस बहुत ज्यादा है, पुअर लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा नेबरिंग रीजन्स में, तो वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ा देगा, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी, काउंटरफिट करेंसी का मतलब है फेक करेंसी बढ़ जाएगी, आर्म्स की स्मगलिंग होनी शुरू हो जाएगी। और आप देखो शान स्टेट जो है अब आपके म्यांमार का है, कि वहां पे फ्लरिशिंग हो जाएगा, ड्रग ट्रेड तो बढ़ता जाएगा वहां पर, जिसकी वजह से नार्कोटिक प्रोडक्शन इंडिया में भी, फिर आप रोक पाओगे उस चीज को। स्नीकिंग का मतलब है नॉट एक्सप्रेस्ड, तो आई नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ जाएगा, तो इंडिया के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितनी जगह से इंडिया चैलेंज झेलेगा। फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उनको एक सेफ हेवन मिल जाएगा म्यांमार बांग्लादेश जगह पर, वो फॉरेस्ट बॉर्डर होंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस खराब करेंगे वो। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। कुकी एंड अभी मेथी ट्राइब्स का मैं आपको बता ही रही थी, वो और बढ़ जाएगा, हाइटन हो जाएगी उसकी। क्योंकि देखो मिति जो पीपल है, विक्यूज है क्योंकि कम्युनिटी, क्यों, क्योंकि उनका एथनिक टाइज रहा है म्यांमार के चीन स्टेट से। फिर वो कहेंगे वहां जाओ, तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो, बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक बैलेंस सारा खराब हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कितनी सारी समस्या है। देखो आपके किसी नेबर में अगर आग लगती है तो उसका असर आपके घर पे डेफिनेटली पड़ेगा पड़ेगा। वैसा ही कुछ इंडिया के साथ हाल चल रहा है। हम बहुत कुछ करते हैं, हम अपना एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि पीस रहे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसीलिए करते हैं। इंडिया सपोर्ट करता है, मोर देन 1 लाख टिबेटन रिफ्यूजीज को धर्मशाला में रहते हैं हमारे यहाँ। इंडिया की सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, फास्ट ट्रैक हम सिटीजनशिप के लिए सुनते हैं। हम डेमोक्रेटिकली सपोर्ट करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सपोर्ट करते हैं, कि श्रीलंका में सुनामी आई वहां हमने मदद करी, अर्थक्वेक नेपाल में हम फटाफट वहां भी भागे, ऑपरेशन नीर हमने चलाया, वाटर क्राइसिस जब मालदीव्स में आया, ऑपरेशन नीर पूछ लेगा आपसे तो याद रखना, वाटर क्राइसिस इन मालदीव, तो हमने ही फटाफट हेल्प की थी। हम हेल्प करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर क्राइसिस इस तरह से बढ़ेगा तो क्या कर लेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि अगर डिस्टर्बेंसेस हैं तो उसके लिए करा क्या जाए। देखो अल्टीमेटली आपको तो यही समझना है सोल्यूशन, आप प्रॉब्लम तो ना खाली देखते रहोगे, आपको सोल्यूशन मेकर भी बनना है, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट। तो सबसे पहला काम करना है स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी,
कह रहे हैं याद करो मधुकुर गुप्ता कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंस थी। उन्होंने कहा था अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करो, पर्सनल्स को बुलाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, याद करो उस रिकमेंडेशंस को। तो ऐसे ही लिखना है आपको, स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी। मधुकुर कमेटी जो है, गुप्ता कमेटी, उसकी रिकमेंडेशंस को मानो, टेक्नोलॉजी एडवांस कर दो, पर्सनल बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दो, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी हो जाएगी। फिर इलीगल माइग्रेशन की वजह से क्या बोला जा रहा है कि जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो कोऑर्डिनेशन में रहे MHA के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। स्टेट गवर्नमेंट्स बिल्कुल एड्रेस करें इलीगल माइग्रेशंस को, मॉनिटर करते रहें डेमोक्रेटिक चैलेंजेस को जो बॉर्डर विलेजेस में है। तो गवर्नमेंट शुड टेक अप कुछ इलीगल माइग्रेंट्स के लिए नेबरिंग कंट्रीज का अर्ली रेजोल्यूशंस लें इन चीज़ों के लिए। अपने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स को ध्यान में रखो, बायलैटरल डायलॉग्स करते रहो, सार्क के फोरम को यूज़ करो ताकि इंगेज हो, आपके नेबरिंग इश्यूज सारे जो भी इंटरनल इश्यूज है ख़त्म हुए। इंटेलिजेंटली आपको स्ट्रेंथन करने, हॉलिस्टिकली अपने पूरा कंबाइन कर दो टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, ताकि एक रोबस्ट डिफेंस सिस्टम क्रिएट हो जाए। ऐसे ही आपको अपने आंसर्स बनाने होंगे गाइस, सोल्यूशन मेकर की तरह आंसर्स लिखना शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन के बारे में। ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन में क्या है, तो रिसेंटली रशिया की पार्लियामेंट ने एक बिल रिवोक किया है। उस बिल का क्या नाम है, रशियाज रेटिफिकेशन ऑफ द CTBT। याद करो, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी। इस बिल का जो पैसेज है उसमें बोला गया है, जो मिरर द स्टैंड टेकन बाय US विच साइन किया था बट नॉट रेटिफाइड द CTBT। ठीक है ना, रशिया ने नहीं करा तो हम क्यों, मतलब वही ना, US ने रेटिफाई नहीं कर रखा, सिर्फ साइन किया हुआ है। आप समझ लो साइन का मतलब क्या होता है, रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप कंप्लीटली उसके थ्रू चलोगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, रेटिफिकेशन का मतलब है कि जो जो ट्रीटी में लिखा है वैसे ही बिल्कुल चलोगे आप, उसके आप परे नहीं जा सकते, आप बिल्कुल फिर उसी उस जुरिस्डिक्शन में रहना पड़ेगा आपको। रशिया में बहुत सारे कंसर्न्स है कि न्यूक्लियर टेस्ट को वापस से रिज्यूम किया जाए। वेस्ट तो डिस्करेज करेगा ही, लेकिन हम तो करेंगे। क्यों करेंगे हम, ये क्यों जरूरत है न्यूक्लियर टेस्ट करने की, क्योंकि हमारी वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ। तो रशिया में इस वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। अब क्या है, इंटरनेशनल रेगुलेशंस में जो सारी चीज़ें क्या होती है, देखो CTBT क्या करती है, सबसे पहले समझो। कॉम्प्रीहेंशन या कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करती है कि वो एक्सप्लोर ना हो। ट्रीटी 1996 में आई थी, पूरी तरह से फॉर्मल फोर्स में नहीं आई, until it is ratified by 44 specific nations के थ्रू ये रेटिफाई करी गई है। 8 of which have yet to do so। चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, ईरान है। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करा हुआ है, क्या किया हुआ है, अल्टीमेटली इस पे अभी तक इन पे नहीं है, मतलब खाली खाली फॉर्मली इनकी एंट्री नहीं हुई है। अंटिल इट इज 44 नेशंस ने इसको रेटिफाई करा है कि हम बिल्कुल इस तरह से चलेंगे। आज भी 8 ऐसी कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया भी है, जिसने आज भी CTBT को रेटिफाई नहीं करा है। समझ लो, US ने भी नहीं करा हुआ है, और रशिया तो मना ही कर रहा है कि अब हम भी हट रहे हैं। तो इंडिया डिड नॉट साइन द ट्रीटी। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स के कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग वो नहीं चल सकता एलिमिनेट, क्योंकि बहुत टाइम बाउंड मैनर में उस समय हमें वैसे भी नहीं कमिटमेंट फील हो रहा था कि हमें इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी ज़रूरत थी यार, आप न्यूक्लियर क्यों नहीं करोगे। वेस्टर्न कंट्रीज ने तो करके उसके बाद वो कह रही थी ना, तो हमने तो पहले ही मना कर दिया कि हम इसको रेटिफाई नहीं करेंगे। फिर न्यूक्लियर रेगुलेशन से देखो, सारी ये ध्यान रखना, CTBT हुई, NPT हुई, सारी की सारी जो ट्रीटी है ना, ये किस वजह से बनाई गई है, न्यूक्लियर रेगुलेशन करने के लिए। कि ज़्यादा कम से कम न्यूक्लियर रेगुलेशन हो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा न्यूक्लियर रेगुलेशन होगा तो क्या होगा, लोग कम एक्सप्लोजन करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। समझ में आ रही है ये बात है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, इसका क्या एम है, ये चाहता है न्यूक्लियर वेपन्स की जो स्प्रेड है वो कम हो, कम यूज़ करें, डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ें, और ज़्यादातर ना ही इस्तेमाल करें, पीसफुल यूज़ रहे न्यूक्लियर वेपन्स का, अगर हो भी गया न्यूक्लियर एनर्जी का तो। इंडिया है, साउथ सुडान है, इसराइल है, पाकिस्तान है, उन्होंने कभी सिग्नेटरी ही नहीं बने वो इस ट्रीटी के। नॉर्थ कोरिया ने 2003 में विड्रू कर लिया, इंडिया ने कभी ट्रीटी को साइन ही नहीं किया, क्योंकि इंडिया को लगा बायसेस हैं, न्यूक्लियर हैव्स और हैव नॉट हमें समझ नहीं आते। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस पे काम करती है सारा। IAEA याद रखना, हेडक्वार्टर्स का है इसका, वियना ऑस्ट्रिया में। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं IAEA क्या है, तो आपको याद रखना है IAEA का मतलब है वियना ऑस्ट्रिया में है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, सेफ सिक्योर पीसफुल यूज कराती है न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इंडिया क्या इसका मेंबर है, बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का याद रखना।
अब हम चलते हैं ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देखो, पहली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जिसने कहा था न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर दो। यूनाइटेड नेशन ट्रीटी अडॉप्ट किया गया, यूनाइटेड नेशन ट्रीटी को 2017 में, फोर्स में आई 2021 के अंदर। 91 नेशंस ने साइन किया, 68 ने रेटिफाई करा कि हम बिल्कुल इस पे चलेंगे। इंडिया ने साइन नहीं किया ट्रीटी को। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे कश्मीरी लॉ थे जो इंडिया को लगा कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स बनाया गया कि भाई देखो, इसमें फिर एक रीजनल अप्रोच निकाली गई, ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन डिसआर्मामेंट नॉर्म्स बनाए जाएं। तो प्रेजेंटली 5 ऐसी ट्रीटीज हैं। ट्रीटी ऑफ लेटरलेको फॉर लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा फॉर साउथ पैसिफिक, ट्रीटी ऑफ बैंकॉक फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ट्रीटी ऑफ पेलिंडबा फॉर अफ्रीका, ट्रीटी ऑफ सेमिल पेंटनिसिंग फॉर सेंट्रल एशिया। ये सारी की सारी ट्रीटीज का क्या है? न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाना इनका एम है। याद रखो इन सारी कंट्री जो ट्रीटीज के नाम है। एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, NSG 1974, इसको इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में 48 मेंबर्स थे, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पेपर में आ जाए तो याद रखना है, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था इस नाम से 1974 में। ठीक है, और इसका मतलब देखो, इट एम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्यों है? इसका एम है, 48 मेंबर्स हैं NSG के, इसका एम है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कम से कम किया जाए, कमर्शियल और पर्पसफुल पर्पस के लिए ही करा जाए, और वो बहुत कम इसको इस्तेमाल किया जाए। इंडिया चाहता है एनर्जी की मेंबरशिप लेना टू एनहांस उसकी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, इससे बढ़ेगी, रॉ मटेरियल जो होगा वो आसानी से मिल जाएगा, इस पे कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बारी मैंने देखा है क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, MTCR। ये भी आपको गाइस पता होना चाहिए, ये भी ट्रीटीज हैं जो न्यूक्लियर रेगुलेशंस को काम करती हैं। MTCR का फुल फॉर्म क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन। इसका भी यही मकसद है कि कम से कम मास डिस्ट्रक्शन हो ऐसे वेपन्स का। 35 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। FMCT, OST, ये सारे के सारे इसमें पार्ट है, इंडिया भी इसका मेंबर है। OST का भी इंडिया मेंबर है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशंस की बात करते हैं। इफेक्टिवनेस क्या है? क्यों ज़रूरी है ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कम हो, रेगुलेट होके हो? क्योंकि कंसेंसस बिल्डिंग, ग्लोबल कंसेंसस कभी अचीव होगी जब स्टैंडर्ड फॉर्म पे चलेगा, कोई हार्मफुल आयनाइजेशन रेडिएशन ना हो। देखो, हम सभी चाहते हैं यार, कौन चाहता है लड़ना? इतने वेपन, बड़े खतरनाक वेपन्स होते हैं ये। रिडक्शन इन वर्ल्ड न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, क्योंकि पीक इसका बढ़ेगा तो फिर कैसे करोगे आप? फिर उसके बाद मोर कंट्रीज हैव गिवन अप वेपन्स, बहुत सारी कंट्रीज पास 30 ईयर्स में बहुत एक्वायर कर रही हैं। पीसफुल यूज हो तो ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का मेडिसिन में कर रहे हो, एग्रीकल्चर में कर रहे हो, रिसर्च को कर रहे हो तो ठीक है, मिलिट्री पर्पस के लिए मत करो। न्यूक्लियर टेस्ट लिमिटिंग करो, लिमिट करो। मैकेनिज्म जो आपका होना चाहिए वो कम से कम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। फिर लिमिटेशंस क्या है ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशंस के? इनएडुकेसी इन वेरिफिकेशंस, यानी कि इलिसिट ट्रैफिकिंग है न्यूक्लियर ट्रैप मटेरियल्स की, न्यूक्लियर टेररिज्म की, रैपिड एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फ्यूल प्रोज, सारे चैलेंजेस हैं, नॉन कंप्लायंस की दिक्कत है। देखो, ईरान हैज एलिजिटली एंगेज्ड इन क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में, बहुत दिनों तक लगा हुआ है, वायलेट कर रहा है NPT की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, और हमारा भी आपको पता होना चाहिए। देखो, इसमें सारी की सारी बातें कर रहे हैं कि ग्लोबल वे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लिमिटिंग, लोगों को फोकस ही नहीं है डिसआर्मामेंट की तरफ। वो डुअल नेचर ऑफ टेक्नोलॉजीज पे खेलना चाहते हैं कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी हो जाए। पहले वो बोलते इसीलिए कि हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं अपने पीसफुल पर्पजेस के लिए, बाद में इसको मिलिट्री पर्पस के लिए डाइवर्ट कर देते हैं। कमिटमेंट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पे कंट्रीज को आपस में ट्रस्ट ही नहीं है। तो इसीलिए इंडिया ने अपना इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया था, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट, नो फर्स्ट यूज, हम कोई पहला यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमारे किसी नेबर ने करा तो हम भी फिर नहीं चुकेंगे। कॉन्टिन्यूड कमिटमेंट है कि हम अच्छे वे में ही इसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है साफ तरीके से। देखो, वे फॉरवर्ड में बोल रहा है कि करो क्या, है ना? देखो, सबसे पहले ना अपना बजट IAEA का इंक्रीज करो, सेफ गार्डिंग करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पर्सनल सिस्टम के लिए। कॉन्टिन्यूसली रिव्यू करते रहो आप कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग ही डील करो। फिर आप नेगोशिएट करो न्यू एज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। इसका पूरा आर्म, पूरा का पूरा मकसद होना चाहिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। प्रोडक्शन करो आप फिसिल मटेरियल्स का जो भी है, उसको कंस्ट्रेंट लगाओ। यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उसका। देखो, अल्टीमेटली क्या एम है, यूनाइटेड नेशंस क्यों क्रिएट हुआ? अल्टीमेटली उसका एम यही है ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो उसको एलिमिनेट करा जाए कि वो उस पर काम करे कि न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम हो। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, एक वार्सो ट्रीटी है, तो याद रखना, वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वार्सो पैक्ट भी कहते हैं।
तो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है सोवियत यूनियन की, याद है 1955 में आई थी, बाद में डिस्बैंड हो गई थी। चलो नेक्स्ट आता है स्पेस वॉरफेयर के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों न्यूज़ में रहा। देखो चाइना ने ना रिपोर्टेडली स्टैब्लिश किया है वर्ल्ड का पहला नियर स्पेस कमांड इक्विप्ड विद पावरफुल हाइपरसोनिक वेपन्स। देखो यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि स्पेस में एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा है, ऐसा की होगा अर्थ के लिए कि नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हाट द अल्टीमेट मीनिंग विल बी ऑफ मास्टरी ऑफ स्पेस, कि क्या होगा कैसे होगा। बहुत जबरदस्त स्पेस के बारे में उन्होंने बोली थी ये बात। स्पेस इतनी बड़ी चीज होने वाला है फ्यूचर के लिए, और आज हम देखने को मिलेगा। अभी आपको काफी सब मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कि आने वाला समय स्पेस में भी वॉर करा सकता है। कैसे देखो, न्यू कमांड विल एक्ट एज चाइना के फिफ्थ फोर्स अपार्ट फ्रॉम फोर्थ। जैसे देखो अभी तक हम क्या कहते थे कि न्यू हमारी 4 कमांड है, एक आपका आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, रॉकेट फोर्स है। फिफ्थ फोर्स चाइना ने कौन सी लगा ली है? स्पेस। नियर स्पेस का मतलब है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के एरिया के आसपास की बात है, जहाँ 20 से 100 किलोमीटर सरफेस से रहेगा। इस रीजन में हवा बहुत थिन होती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं जा सकते, फ्रॉम फ्लाइंग प्रिवेंट किया जाता है, एंड सेटेलाइट्स को प्लेस नहीं किया जाता क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है। कोई नो मैन लैंड रीजन है बेसिकली। अब नियर स्पेस में अगर आप मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल इक्विप कराओगे क्रिटिकल मिलिट्री एसेट को ढूंढने में एनिमीज के। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मतलब क्या है कि उनकी स्पीड जो होगी वो 5 टाइम्स स्पीड ऑफ द साउंड होगी। सोचो, मतलब मैक 5 बोलते हैं उसको। ऐसे मिसाइल्स नियर स्पेस पे ऑपरेट किए जा सकते हैं, रेयर फील्ड एटमॉस्फेयर की चलाया जा रहा है। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर डिटेक्ट करना, रडार को, ये सब चीज़ों को देखना। स्पाई बलून्स है, सोलर पावर्ड यहाँ पे ड्रोन्स हैं, कुछ उसके सपोर्टिंग मटेरियल्स इक्विपमेंट और लगाए गए हैं, है ना। तो स्पाई बलून्स वगैरह हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस यहाँ पर करने के लिए। अब स्पेस वॉरफेयर शुरू कैसे होती है? देखो एडवेंट स्पेस वॉरफेयर का शुरू हो रहा है 1962 के अंदर जाके, जहाँ पे यूएस क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में। इवेंचुअली हमने इसी वजह से देखा एक आउटर स्पेस ट्रीटी आ गई 1967 की। स्पेस में जो वेपन्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड है, देख लो। अर्थ टू स्पेस काइनेटिक वेपन्स है, जिसमें आपको पता होगा ए सेट वेपन है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स है। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे अर्थ टू स्पेस बड़े सारे लगाए जा रहे हैं। अब स्पेस को मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि नेक्स्ट बैटल ग्राउंड है वॉर के लिए, क्योंकि पहला इसमें पॉइंट है कि सैटेलाइट बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है स्टेट के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि उसका कमर्शियल मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि इंडिया के पास 2 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, GSAT-7 रुक्मनी एंड GSAT-7 है एंग्री बर्ड। फिर एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, रेगुलेशंस करना मिलिट्री एक्टिविटीज को। तो जो ट्रीटीज है ना आपकी, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से प्रोहिबिट करती है स्पेस में। फिर रैपिड डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, माइक्रो है, नैनो सैटेलाइट्स हैं, ये सब का इस्तेमाल हो रहा है, सिग्निफिकेंटली इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाइना भी डेवलप कर रहा है। फिर ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है, डुअल यूज है नेचर में इस चीज का। तो Chinese high altitude balloon was shot down in US on suspicion of conducting satellite surveillance activities, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मेटलॉजिकल पर्पसेस क्लेम किए जा रहे थे। फिर कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, कंट्रीज बहुत पैसा लगा रही हैं, खूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, भर भर के इस्तेमाल। चाइना, इंडिया, रशिया, कोई पीछे नहीं हट रहा, सब एसेट वेपन टेस्टिंग कंडक्ट कर रहे हैं। डेडिकेटेड स्पेस फोर्सेज जैसे यूएसए है, इन्होंने बना रखा है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो अगर ये हुआ ना स्पेस वॉरफेयर, तो समझ लो स्पेस वेपन में सारे के सारे आर्म्स रेस लग जाएगी, स्पेस में डेब्रिस बढ़ जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा। कैसलर सिंड्रोम आपने सुना ही होगा कि वो कोलाइड करके कास्केडिंग इफेक्ट देंगे, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सोशो इकोनॉमिक लॉस, ये सब शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है इसीलिए ग्लोबल फ्रेमवर्क में स्पेस को पीसफुल रखने के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी करी गई 1967 में। गाइस इनके ईयर्स याद रखना, पेपर में किसी भी उससे वो पूछ लेता है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस लॉ एंड ये प्रोहिबिट करता है प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इंडिया भी इसका पार्ट है। लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, उसने आउटलाइन करा लाइबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग स्टेट्स फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर स्पेस। कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉन्च इन आउटर स्पेस। मून अग्रीमेंट हुआ 1979 में। इसने क्या करा, मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाए। पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी, PTBT,
इसमें बोला गया कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स आउटर स्पेस में उनकी टेस्टिंग को इमीडिएटली इफेक्ट से प्रोहिबिट करा जाए। सारे के सारे एग्रीमेंट याद रखना, लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, कन्वेंशन ऑन, ये सारे ईयर्स याद रखोगा, इस मून अग्रीमेंट 1979, ये याद रखने हैं। इंडिया का क्या कुछ है स्पेस में कैपेबिलिटी बनाने के लिए? हाँ, इंडिया ने डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई है, मिशन शक्ति हमारा है, इंडिया स्पेस एक्स है, इंडिया का पहला साइमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज हमने 2019 में किया था। लेकिन इंडिया के साथ चैलेंजेस भी हैं स्पेस के लिए कि हमारे बजट नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं है, हमारे पास डिफेंस ऑफ स्पेस नहीं है, हमारे पास मिलिट्री एप्लीकेशंस का फोकस इतना नहीं है, लो फोकस है हमारा। ये सारे पॉइंट्स की वजह से हमारा चैलेंजेस है वहाँ पर। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि क्या करो कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि पीसफुल रहे। तो कह रहा है स्पेस को पावरफुल और पीसफुल बनाए रखने के लिए सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स करो आप। क्या करो? डेटा शेयर करो, प्रॉक्सिमिटी रूल्स बनाओ, कोऑपरेशन करो कि स्पेस डेब्रिस को रिमूव करना है, मैकेनिज्म तैयार करो डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेस वेपन्स का, अडॉप्ट करो आप आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, परोस जिसे कहते हैं, यूएन का रेजोल्यूशन था कि बैन करो यार वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस में, क्या वहाँ पे भी ले जा रहे हो। उसके बाद क्रिएटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्टीज क्रेडिबिलिटीज को बढ़ाओ, ग्लोबल और ग्रेटर कॉपरेशन अपना बढ़ाओ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। अच्छा, नेक्स्ट आपके शॉर्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, एक शिप हाईजैक की गई है रेड सी में। इंडिया बाउंड कार्गो शिप थी, हाईजैक बाय हाउती रिबेल्स इन रेड सी। सऊदी लेड कोलिशन है एक तरह से, याद रखो। अलाइंस है 9 कंट्रीज की, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका लेड बाय सऊदी अरेबिया, इसको हम बोलते हैं। आर्म्ड ग्रुप है, पायरेसी के लिए जाना जाता है। शिप को हम गैलेक्सी लीडर बोल रहे थे, ब्रिटिश ओन्ड जापानीज ऑपरेटेड थी, हेडिंग फ्रॉम टर्की टूवर्ड्स पेपरवर्क इन गुजरात ऐसे जा रही थी। हाईजैक 150 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम द कोस्ट ऑफ यमन पोर्ट से, पोर्ट सिटी है होयददा वहां पर। अब देखो, ये याद रखो, ये यमन की पोर्ट सिटी है होयददा, ये आते हैं पेपर में क्वेश्चन इस तरह के, ये सिटी का नाम था, कहाँ पर है, कौन से शहर में है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए गाइस ये कौन सी सिटीज की बात की जा रही है। तो याद रखना, ये आपका होयददा यमन पोर्ट सिटी थी। रेड सी क्या है? एक तरह का नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो एक्सटेंड हो रहा है स्विच कैनाल टू बबल मंदेव स्ट्रेट, ये आपके कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मंडेन एंड अरेबियन सी को। अब रेड सी ट्रेड रूट क्यों इंपॉर्टेंट है यार? इंटरनेशनल ट्रेड होता है 93 to 100% अरब कंट्रीज है टोटल एक्सपोर्ट करती हैं अपना, सी बॉन्ड पूरा जा रहा है, एशियन ट्रेड होता हुआ ही जाता है, यहीं से है। यूएस चाइना नेवल बेसिस यहीं पे है जिबूती में, जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यूएस और चाइना दोनों के लिए ही। पर समस्या क्या है? पायरेसी की समस्या। पायरेसी की वजह से क्या होता है? ट्रेड में दिक्कत आती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, लोकल माफिया ग्रुप, इलीगल ट्रैफिकिंग, टेररिज्म सब होता है पायरेसी में, सब कुछ आता है। ये हायर कॉस्ट बढ़ जाती है, शिप को डाइवर्ट करके जब लेके आना पड़ता है, फ्यूल बढ़ता है, फ्यूल के कॉस्ट बढ़ते हैं, शिपिंग की इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, मरीन इंश्योरेंस सुना होगा आपने, उसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। पायरेसी की वजह से जो सेलर वो हमेशा रिस्क में होता है, शिपिंग इंडस्ट्री पूरी उसी पे चलती है। हाउती रिबेल एक टर्म आई थी, रिबेल ग्रुप है ये, कहाँ का? यमन गवर्नमेंट, सिविल वॉर है उनकी यमन गवर्नमेंट के साथ, रूलिंग है इसमें नदन यमन में, इनकी रूलिंग भी चल रही है। उसके बाद जो हाइती सपोर्ट है आपका हमास का, हजबुल्ला का, ये सब है बैक बाय ईरान, ये सारे के सारे हाउती रिबल्स हैं, इनको ईरान के थ्रू बैकअप मिल रहा है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट कुशा। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक्सेप्टेंस दी है, यूएन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ये डेवलप करा गया इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? इसको डीआरडीओ ने, याद रखो, प्रोजेक्ट कुशा क्या है? डीआरडीओ इसको लेकर आया है। इसका एम है कि हम इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे बाय 2028 2009 वाले ईयर। इंडिया के पास करेंटली आपको पता है रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, एयर स्पेस को बचाने के लिए, तो हम एक और चीज़ें लेकर आ रहे हैं। LRSAM जो होगा वो 3 लेयर्स में होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, टारगेटेड डिफरेंट रेंजेस में, ये आपका वो भी करेगा, बचाएगा, डिफरेंट स्टेजेस में टारगेट करेगा, वर्कआउट करेगा, प्रोजेक्ट कुशा याद रखना। फिर आता है प्रिजनर्स डायलेमा। अगर आपको गेम थ्योरी पता है तो आपको प्रिजनर्स डायलेमा पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। देखो, प्रिजनर्स डायलेमा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्सेप्ट को यूज करा जब गोवा के मैरीटाइम कॉन्क्लेव को वो एड्रेस कर रहे थे। प्रिजनर डायलेमा पॉपुलर गेम है, गेम थ्योरी की पैराडॉक्स है। देखो, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि जब दो इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं तो वो ऑप्टिमल आउटकम्स को नहीं अचीव कर सकते अगर वो कॉपरेशन के साथ नहीं चले। इसमें तो लिख दिया, अब सुनो एग्जाम्पल से समझ जाओगे आप। एग्जाम्पल समझो कि कोका कोला और पेप्सी है, ठीक है, दोनों एक ही प्रोडक्ट बना रही है, एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है ना। अब दोनों को अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है तो दोनों को हायर प्राइसेस रखने पड़ेंगे, कोऑपरेशन में चलना पड़ेगा,
तभी होगा। अगर कोई एक बढ़ाएगा एक कम करेगा तो एक दोनों ही हारेंगे। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। तो गेम थ्योरी क्या है? साइंस की स्ट्रेटेजी थी, अटेम्प्ट करना कि मैथमेटिकली लॉजिकली आप कैसे प्लेयर्स को एक साथ रखो कि वो बेस्ट आउटकम निकालें। दैट इज कॉल्ड गेम थ्योरी। मिलिट्री एक्सरसाइजेज याद रखना, कजिन 2023 इंडिया और कजाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया श्रीलंका। वज्र प्रहारा पहले भी मैंने आपको बताया था, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी की ये जॉइंट एक्सरसाइज है। ठीक है गाइस, तो सिक्योरिटी पोर्शन आज हमारा कंप्लीट होता है। इन्वायरमेंट सेक्शन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू